ये बिहारी ऐसे बोलते थे। तो फिर बड़ा स्टूडेंट या अध्यापक? स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट थे नाम से नहीं बुला रहे, ये बिहारी इधर आओ, ऐसे कर रहे हैं। 9वीं में थे बाबा नहीं, जी। मुझे लगा कि ठीक है, शुरू में तो कुछ अजीब नहीं लगा, चलो बिहार से हूँ इसलिए बिहारी बोलते होंगे। कुछ दिनों में लगने लगा कि नहीं, बिहारी बोलने का कारण कुछ और है, मंशा कुछ और है। तब मन में बड़ी पीड़ा हुई। तब मन कहने लगा, जिस बिहार से अखंड भारत के साम्राज्य का जन्म हुआ, जहाँ के लोग कभी शासन करते थे, अफगानिस्तान भी जाते थे, सम्मान किया जाता था, वहाँ का एक व्यक्ति जो विद्वान है और भोपाल में 9th में है, उसको लोग बिहारी बोल कर चिढ़ा रहे हैं, वो भी गलत मंशा से। तो मन में लगा नहीं, अपने जीवन में कुछ तो ऐसा जरूर करूंगा कि बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक हो जाए, और यदि मैं कर सका तो अपने जीवन को सार्थक मानूंगा, सफल मानूंगा। वहीं से मेरी यात्रा कहीं ना कहीं जहाँ आज पहुंचा हूँ पहुंचती है। 9th बिहारी बोलकर चिढ़ाया जाना, बड़े सम्मान के साथ लोगों ने विदा किया था, उन्होंने मान लिया उस रूप में कि हाँ, कि बिहारी फ्लावर नहीं फायर है। बिहारी में एकदम है जो किसी में नहीं है। रोहतास में उग्रवाद की बड़ी भीषण समस्या थी। पहले डकैतों का कब्जा था और बाद में उग्रवादी आ गए। क्षेत्र को समझने के लिए जब निकले 3 सितंबर 2008, तीसरी बार पहाड़ी पर था, अनेक क्षेत्रों में जा चुका था, लोगों को देख चुका था, लोग पुलिस को देखकर भागते थे। लेकिन उस समय 3 सितंबर 2008 को सोली गाँव था। स्कूल के पास जब पहुंचे तो मैंने देखा गेट के पास एक संतरी खड़ा है, उसकी राइफल मेरी और तनी हुई है। सादी वर्दी में थे आप? मैं सादी वर्दी में था, और किस्मत से उस दिन जो जिस गाड़ी में थे वो भी सादी गाड़ी थी। मतलब सरकारी गाड़ी नहीं थी? सरकारी गाड़ी नहीं थी, हम टैक्टिक्स के रूप में यूज करते थे ताकि दूसरे को पता नहीं चला। लेकिन पीछे जो भी गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लैंडमाइन व्हीकल थी। 60 लोग मेरे साथ थे उस दिन सुबह। कितने लोग? 60 मतलब 60 पुलिस के अधिकारी और 60 उग्रवादी सामने सामने बिल्कुल। और स्कूल को मुक्त कराना था उग्रवादियों से। उग्रवादी हमें पता था थोड़ी था कि स्कूल में होंगे। हम तो ऐसे ही देखने गए थे कि स्कूल कैसा है, क्या इसमें पुलिस रुक सकती है या नहीं रुक सकती। लेकिन जब देखने गए तो एक संतरी दिखा, सामने SLR दिखा, उसने हरी रंग की वर्दी पहन रखी थी, सर पर काले रंग का साफा बंधा हुआ था। तब जब तक समझते तब समझ में आया कि उग्रवादी है। और उग्रवादी मतलब मौत सामने है, यदि कुछ भी बचे नहीं या कुछ ऐसा गोली चली तो गए। उसमें ऐसा हुआ कि चाहता तो गोली चला दिया होता तो हम यहाँ आपसे इंटरव्यू देने कहाँ रहते। उसी दिन कहानी खत्म होनी थी। दूरी कुछ थी नहीं, दूरी लगभग यही 4 फीट की दूरी रही होगी जिसके सामने थे। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलने लगी। स्कूल के ऊपर से ऑटोमेटिक बर्स्ट फायर आने लगा। मेरे ऊपर 6 इंच से गोलियां चल रही थी। मैं भी देख रहा था कि सब ठीक है। जहां जहां आपने कदम रखा वहां वहां आपने जो है एक झंडा गाड़ा, परचम फहराया। IPS विकास वैभव वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। अगर मैं बगहा की बात करूं तो वहां आपने झंडा गाड़कर बता दिया कि मैं बिहार के लिए सोचता हूं। अगर मैं रोहतास की बात करूं तो रोहतास में भी आपने झंडा गाड़ा। लेकिन आप बिहार बदलना चाहते हैं, बिहार कैसे बदलेगा? 1 दिसंबर की रात को मुझे बताया गया था कि आपको बगहा जाना है। बगहा में फोन नहीं आता था, कोई व्यक्ति आराम से चिट्ठी लेके आता था, घर पे दे जाता था। रेड्स हुए, कुछ मुठभेड़ में मारे गए। 25 लाख के आसपास राशि जो डकैतों के पास जाती सरकारी खजाने में जमा हुई। परिवर्तन तब आया जब हम लोगों से जुड़े। संवाद हम लोगों ने हर डकैत के परिवार से स्थापित किया और कहा कि यदि जो आप कहते हैं रत्नाकर, यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व के वाल्मीकि को जानता। इसमें पहले एक गिरोह ने सरेंडर किया और करते करते 26 की संख्या हो गई। उसके बाद जो चंपारण का अपराध था उस क्षेत्र में, जो संख्या 50, 100, 150 प्रतिवर्ष होती थी, 0 पर आ गई। आज भी 0 पर है। बिहार एक सोया हुआ सिंह है जिसको हम लोग सम्राट अशोक के स्तंभ पर विद्यमान देखते हैं। सोए हुए सिंह को जगाना है। ये बिहार बदलने के चक्कर में आपको सजा तो नहीं मिल रही? मतलब आज आप सेंटिंग पोस्ट पर हैं, बैठे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार जो है ये सब फांसी का फंदा तो नहीं बन गया है? मुझे तो ये लगता है कि जो मैं योगदान कर रहा हूँ बहुत बड़ा बीज बो रहा हूँ। आने वाले समय बिहार बदलेगा। और बिहार में जब एक व्यक्ति नहीं, जब लोग प्रेरित होंगे, इसलिए आज लेट्स इंस्पायर बिहार को हर गांव के हर जन तक ये संदेश पहुंचे। तब बिहार कैसा था, आज बिहार कैसा है। तब कारण क्या थे, आज कारण क्या है। प्रशांत किशोर भी बिहार बदलना चाहते हैं, विकास वैभव सर भी बिहार बदलना चाहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना नहीं चाहते। कहीं न कहीं बदकिस्मती ऐसी रही कि राजनीति में भी ऐसे स्वार्थी तत्व इस प्रकार के आ गए जिनको जब लाभ दिखता है तो समाज को बांटते हैं। बिहार तभी बदलेगा जब इन चीजों से ऊपर उठेंगे। आजादी के 78 साल बाद भी इस बिहार को सब कोई बदलना चाहता है, लेकिन बिहार बदलेगा कैसे? बिहार को बदलने के लिए लोगों के पास कोई विशेष तौर पर रणनीति नहीं है। राजनेता से लेकर अभिनेता तक, इसके बाद तमाम युवा से लेकर जितने भी समाज सेवी हैं, सब कोई बिहार को बदलना चाहता है। और सच माने तो 78 साल बाद आजादी के बिहार भी बदलना चाहता है, लेकिन बिहार को बदलने के लिए कोई विशेष तौर पर विशेष रणनीति के साथ काम नहीं कर रहा है। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में IPS विकास वैभव सर हैं, जो बिहार ये भी बदलना चाहते हैं और बिहार बदलने के लिए लेट्स इंस्पायर के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर युवाओं को जागृत कर रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं कि जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठिए और बिहार के बारे में सोचिए, तभी बिहार बदलेगा। लेकिन 78 साल बाद जो है आजादी के, बिहार कैसे बदलेगा, इन्हीं तमाम विषयों पर हम बात करेंगे आज IPS विकास वैभव सर से। IPS विकास वैभव सर हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, अपने घर पे हूँ। सर आपका परिचय किस रूप में दें? एक IPS के रूप में, या भविष्य का एक राजनेता के रूप में, या फिर जो है एक समाज सुधारक के रूप में?
देखिए, मैं तो एक अपने आप को जब भी देखता हूँ, सोचता हूँ तो एक यात्री के रूप में देखता हूँ जी यात्री का जो यात्रा चलती रहती, आता है जाता है, बीच में कुछ क्रम रुकता है। जी तो जीवन कुछ वैसा ही है, आप जन्म लेते हैं, एक अंत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बीच का जो समय है उसमें यदि आपने कुछ अच्छा किया, कुछ सकारात्मक किया, तो इस पूरी यात्रा को हम सार्थक मान सकते हैं। जी तो एक यात्री हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ, अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसी रूप में आज योगदान दे रहा हूँ। जहां जहां आपने कदम रखा वहां वहां आपने जो है एक झंडा गाड़ा, परचम फहराया कि आईपीएस विकास वैभव वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। अगर मैं बगहा की बात करूं तो वहां आपने झंडा गाड़कर बता दिया कि मैं बिहार के लिए सोचता हूं। अगर मैं रोहतास की बात करूं तो रोहतास में भी आपने झंडा गाड़ा। लेकिन आप बिहार बदलना चाहते हैं, बिहार कैसे बदलेगा? देखिए, किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य जो है ना असीम है जी। तो मैं इसी को मानता हूँ कि जब कोई समस्या सामने हो तो हम निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसमें समाधान में हम क्या कर सकते हैं। जी। और मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति भी यदि चाह ले कि चीजें में परिवर्तन होना चाहिए और प्रारंभ करे निस्वार्थ भाव से, सकारात्मक प्रयास करे, चीजें बदलती हैं। बगहा को मैंने बदलते देखा है, बदलते नहीं देखा, आपने बदला है, सामने बदलते देखा है। मिनी चंबल कहा जाता था मिनी उसे। चंबल कहते थे, अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम भी लिखा था। जी अनेक उदाहरण थे, लोग मानते थे कि यहाँ चीजें बदल नहीं सकती। जी लेकिन जब छोटा सा प्रयास, एक ईमानदार प्रयास हम लोगों ने किया, लोगों से मिले, तो बगहा को मैंने सामने इसलिए बदलते देखा क्योंकि वहाँ पहले परिस्थिति बड़ी गंभीर थी। जी मेरी जब पोस्टिंग हुई थी, 4 किसानों की हत्या हो गई थी जी और बगहा में उपद्रव चल रहा था, पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हुई। कौन से सन की बात है सर? ये 2006 के दिसंबर की बात है। जी 1 दिसंबर की रात को मुझे बताया गया था कि आपको बगहा जाना है। जी। तो 2 को मैंने ज्वाइन किया। बतौर एसपी आप वहां तैनात थे? उससे पहले पटना का सिटी एसपी हुआ करता था। जी। तो जब गया था उस समय 2 लोग पुलिस फायरिंग में उस समय मारे गए थे और बड़े ही अशांति का वातावरण था। लेकिन उसमें धीरे धीरे करके मैंने समझने का जब प्रयास किया, जी माहौल थोड़ा शांत हुआ, तो मैंने देखा कि बहुत लंबे समय से अपराध चल रहा है। किडनैपिंग 100-50 इस प्रकार से प्रतिवर्ष रजिस्टर होते थे। जी बहुत लोग तो रजिस्टर करते भी नहीं थे। जी स्थिति बड़ी विकराल रूप ग्रहण कर चुकी थी जी और स्थिति ऐसी थी कि किडनैपिंग केवल रैंसम के लिए नहीं, जी रैंसम फोन तो पटना में लोगों को फोन आता था कि जी। आपको इतना पैसा देना है। आजादी के 5 दशक बाद भी ये स्थिति थी। बगहा में फोन नहीं आता था, कोई व्यक्ति आराम से चिट्ठी लेके आता था, घर पे दे जाता था। जी और उसमें यह भी सुविधा थी कि यदि आप एक बार में नहीं दे पाते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हैं। और जो लिस्ट होती थी उसमें बहुत सारी चीज़ों का कितने पैसे देने हैं, कितना अनाज देना है, कितना तेल है, जो भी रोजमर्रे का सामान था। क्योंकि हर गैंग एक आर्थिक व्यवस्था का पार्ट था जिसमें गन्ने की खेती भी होती थी सरकारी जमीन पर, लोगों के द्वारा जो जमीन थी उस पर कब्जा करके। जी और उससे एक बड़ी राशि इस प्रकार से मिलती थी कि हर गैंग के पास, किसी के पास 30 थे, किसी के पास 40 थे, और इन लोगों को छुट्टी तक मिलती थी। लोग बाहर से किडनैप होकर आते थे, एक बड़ा शरण स्थली बन चुकी थी। तो इसीलिए कभी अंग्रेजों ने भी लिखा था कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कह सकते हैं, जहाँ हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ हो। जी और उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। आप याद कीजिए, उस समय भी चंपारण में अपराध था जी और तब कहते थे कि इसलिए बदल नहीं सकते। नेपाल से बॉर्डर लगा था इसलिए अपराध था? नहीं, तो चंपारण की बात जब लोग कहते हैं तो महर्षि वाल्मीकि को स्मरण करते थे और कुछ लोग इसमें ऐसा कहते थे। तो उस मनोदशा को मैंने बदलने का प्रयास किया। पहला काम तो ये किया, 320 एकड़ जमीन पर गन्ना लगता था जो डकैतों के द्वारा लगाया जाता था। जी उसको हम लोगों ने कब्जे में लिया और उसको कटवा के सरकारी खजाने में उसके पैसे जमा हुए। जी तो मुझे याद है करीब वर्ष 2006 और 7 में ही उस समय 25 लाख के आसपास राशि जो डकैतों के पास जाती सरकारी खजाने में जमा हुई। तो आर्थिक रीढ़ टूटी, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। रेड्स हुए, कुछ मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन परिवर्तन तब आया जब हम लोगों से जुड़े। संवाद हम लोगों ने हर डकैत के परिवार से स्थापित किया और कहा कि यदि जो आप कहते हैं रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। इस बात पे धीरे धीरे करके जब उन्होंने प्रयास किया, पहले एक गिरोह ने सरेंडर किया और करते करते 26 की संख्या हो गई। और उसके बाद जो चंपारण का अपराध था उस क्षेत्र में, जो संख्या 50, 100, 150 प्रतिवर्ष होती थी, शून्य पर आ गई। आज भी शून्य पर है और लगभग वही स्थिति, एक परिवर्तन जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वैसा ही कुछ होता मैंने रोहतास में भी देखा। रोहतास में उग्रवाद की बड़ी भीषण समस्या थी और लोग मानते थे कि तो बड़ा ऐसा है कि पहले डकैतों का कब्जा था और बाद में उग्रवादी आ गए, इस क्षेत्र का कोई समाधान नहीं हो सकता। उसमें 2 किले भी थे, रोहतास का किला और शेरगढ़ का किला। रोहतास किले के बारे में फरिश्ता जो मुगलकालीन लेखक थे उन्होंने लिखा था कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से ही जीता जा सकता है। और आप ऐसा सोचिए कि ऐसे दुर्ग पर जब उग्रवादियों का कब्जा हो जाए तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी। पूरा पहाड़ी क्षेत्र ऐसा ही था, उसमें हर वर्ष अनेक पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे। उग्रवादियों अपने शरण स्थली से ट्रेनिंग लिया करते थे, नीचे आकर आक्रमण करते थे।
वर्ष 2002 में डीएफओ थे संजय सिंह, बड़े ईमानदार पदाधिकारी थे, शहीद हुए। 2006 में डीएसपी इसी पुलिस कॉलोनी में रहते थे पटना में जी। उस समय वहाँ पोस्टिंग थी जी। दिन में ही विक्रमगंज में शहीद हुए। तो ऐसी परिस्थिति थी, राजपुर और बघेला 2 थाने थे, उसमें परिवर्तन कैसे है? मैं भी जब गया था बघा को बदलते देख चुका था, रोहतास में भी परिवर्तन करना चाहता था जी। ये तो पता था कि केवल यदि हम लोग रेड्स करेंगे तो नहीं होगा, संवाद करना होगा लोगों से। लेकिन पहले तो है कि क्षेत्र को समझना है। क्षेत्र को समझने के लिए जब निकले तो 3 सितंबर 2008 तीसरी बार पहाड़ी पर था। उससे पहले रोहतास किला भी घूम चुका था, अनेक क्षेत्रों में जा चुका था, लोगों को देख चुका था, लोग पुलिस को देखकर भागते थे। लेकिन उस समय 3 सितंबर 2008 को सोली गाँव था, 5 बजे सुबह का समय था, रात 12 बजे हम लोग दिल्ली से चले थे। रोड की स्थिति बड़ी खराब थी। फर्स्ट फ्लाइट में जब लोगों को हम लोगों ने देखा तो गांव में बिल्कुल सामान्य जैसा हर गांव में होता ऐसा ही था। एक स्कूल था जिसमें देखना था कि इसको हम लोग कैंप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। उस स्कूल के पास जब पहुंचे तो मैंने देखा गेट के पास एक संतरी खड़ा है, उसकी राइफल मेरी और तनी हुई है। सादी वर्दी में थे आप? मैं सादी वर्दी में था और किस्मत से उस दिन जो जिस गाड़ी में थे वो भी सादी गाड़ी थी। मतलब सरकारी गाड़ी नहीं थी? सरकारी गाड़ी नहीं थी, हम लोग टैक्टिक्स के रूप में यूज करते थे ताकि दूसरे को पता नहीं चले। लेकिन पीछे जो भी गाड़ी थी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लैंडमाइन व्हीकल थी। 60 लोग मेरे साथ थे उस दिन सुबह। कितने लोग? 60 लगभग इतनी संख्या में उग्रवादी भी उस स्कूल में थे जी। तो सुबह में कुछ उग्रवादी स्कूल में थे, कुछ गांव के अलग अलग घर में रुके हुए थे। करीब 50 की संख्या, 60 की संख्या उनकी भी थी। मतलब 60 पुलिस के अधिकारी और 60 उग्रवादी सामने सामने बिल्कुल। और स्कूल को मुक्त कराना था उग्रवादियों से। हमें पता था थोड़ी था कि स्कूल में होंगे जी। हम तो ऐसे ही देखने गए थे कि स्कूल कैसा है, क्या इसमें पुलिस रुक सकती है या नहीं रुक सकती है। लेकिन जब देखने गए तो एक संतरी दिखा, सामने SLR दिखा, उसने हरी रंग की वर्दी पहन रखी थी, सर पर काले रंग का साफा बंधा हुआ था। तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि एसपी तो जिले का मैं हूँ, मैंने तो किसी की ड्यूटी यहाँ लगाई नहीं, फिर संतरी कैसे आ गया? और तब जब तक समझते तब समझ में आया कि उग्रवादी है, और उग्रवादी मतलब मौत सामने है। यदि कुछ भी बचे नहीं या कुछ ऐसा गोली चली तो गए। लेकिन देखिए ईश्वर भी जब किसी की रक्षा करता है तो अस्वाभाविक चीजें भी बिल्कुल हो जाती हैं। उसमें ऐसा हुआ कि चाहता तो गोली चला दिया होता तो हम यहाँ आपसे इंटरव्यू देने कहाँ रहते। उसी दिन कहानी खत्म होनी थी। दूरी कुछ थी नहीं, दूरी लगभग यही 4 फीट की दूरी रही होगी जिसके सामने थे। लेकिन उग्रवादी भी डर गया। उसने देखा अचानक सुबह से पुलिस आ गई, जिसकी कल्पना उसने कभी की नहीं थी। उस पहाड़ी पर पुलिस कभी उस समय जाती ही नहीं थी, वर्षों से नहीं गई थी। चुनाव तक नहीं हुए थे वहां पर। चुनाव में भी इलेक्शन में पोलिंग पार्टीज नहीं जाती थी क्योंकि हमला हो जाया करता था। उस पर जब सुबह से पुलिस पहुंची तो करीब 10 मिनट तक गोलियां चलने लगी। स्कूल के ऊपर से ऑटोमेटिक बर्स्ट फायर आने लगा। मेरे ऊपर 6 इंच से गोलियां चल रही थी। मैं भी देख रहा था कि सब ठीक है, गोली चल रही थी। देख रहा था गोली चल रही थी, हमारी तरफ से भी चल रही थी, उधर से भी चल रही थी। जो उग्रवादी अलग अलग घर में बैठे थे उनके द्वारा भी अलग अलग जगह फायरिंग आने लगी। तो पूरा अफरा तफरी, ऐसा कंफ्यूजन का माहौल था। मेरे पीछे जितनी गाड़ियां थी उनके ड्राइवर्स ने गाड़ी से उतर चुके थे तो रोड भी पूरा ब्लॉक हो चुका था। तो लैंडमाइन व्हीकल एक थी हमारे पास जो बुलेट प्रूफ थी, वो अगर सामने आती तो कुछ बात हो सकती थी। लेकिन तब तक तो गोलियां चल ही रही थी। कैजुअलिटी नहीं हुई। उसमें उग्रवादियों की तरफ से 2 लोग घायल हुए थे, लेकिन उस दिन एक उग्रवादी वहां से पकड़ा गया था और हमें 3 पुलिस राइफल्स, काफी सारी गोलियां, काफी सारा मटेरियल मिला था। और उसमें नक्सल साहित्य के साथ साथ एक ट्रैक्टर लोड दवाइयां मिली थी, जिसमें कि बताया गया कि पिछले 15 दिनों से वो मेडिकल कैंप चल रहा था ग्रामीणों के लिए। झारखंड से कुछ डॉक्टर आए थे, कुछ बिहार के उग्रवादियों ने जो है मेडिकल कैंप लगाया था, मतलब लोगों की भलाई के लिए। अब बताइए उस समय मतलब स्थिति ऐसी थी कि इसकी तो कल्पना थी ही नहीं। वो बिल्कुल ऐसा इलाका था जहाँ ना फोन चलता था ना वायरलेस चलता था, और हमारे पास उस दिन सैटेलाइट फोन भी नहीं था। आगे वाले जितने रेड्स हुए उसमें हम लोग सैटेलाइट फोन तब ले जाने लगे जब 3 सितंबर के बाद 24 सितंबर को उसी गांव में एक और मुठभेड़ हुई। उसमें हमारे एक जवान शहीद हुए और 2 लोग इंजर्ड हुए। लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था। 3 सितंबर को पहला अवसर था जब पुलिस वहां घुसी थी उग्रवादियों के मांद में और सफल होकर लौटी थी। उग्रवादियों का मनोबल टूट गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उग्रवादियों ने फिर हमला किया। और जब हमला किया उसमें एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ। हमारी गाड़ी आज भी उसके अवशेष वहीं पड़े हैं। एक जवान शहीद हुए। ये जगह कहाँ की है? अवशेष जहाँ पे है सोली थाना नोहट्टा पहाड़ी के ऊपर। आज भी आप जाके देख सकते हो, वहाँ अवशेष पड़ा है। अवशेष पड़ा हुआ वो जो है माओवादियों ने यानी उग्रवादियों ने जो है वो हमला किया लैंडमाइन से। लैंडमाइन गाड़ी थी, गाड़ी ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट होने के बाद चल नहीं सकती थी, काफी भारी गाड़ी होती है। आप कितनी दूर थे उस गाड़ी से? नहीं, उस गाड़ी वाले इंसिडेंट में मैं नहीं था। मैं पहले सोली वाले इंसिडेंट में था। दूसरी बार हमारे डीएसपी और एक असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ को लीड कर रहे थे, उसमें ऐसी घटना हुई थी। उसकी अलग कहानी है, मैंने ब्लॉग में काफी विस्तार में लिखा। मूल बात यह है जब मैंने देखा कि एक हमारे जवान शहीद हुए तब मन में संकल्प जगा कि
इस क्षेत्र को बदलना है। बघा को मैंने बदलते देखा है, और इस क्षेत्र को कैसे बदलना है तो पहले ही बात हुई, पहले पूरे क्षेत्र को समझेंगे। इस प्रकार अगर यदि चलते रहे, गाड़ियों से आते रहे, तो निश्चित है लैंडमाइन ब्लास्ट होगा, फिर पुलिस को नुकसान होगा, फिर पुलिस का मनोबल टूटेगा। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि बड़ा अभियान चलेगा, और वो बिहार का सबसे बड़ा अभियान था। नाम रखा गया ऑपरेशन विध्वंस। ऑपरेशन विध्वंस। उसमें उस समय डीजीपी थे डीएन गौतम साहब, उनके डायरेक्शन पे ये चला, और 1000 जवान लगे कुल मिलाकर, और 2 एसपी रोहतास और कैमूर दोनों लीड कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र में। रोहतास की टीम लेकर मैं चढ़ा था, रोहतास जीटी रोड तालाचंडी के पास से। पहले दिन 4 रात का कैंप था, इसमें हम लोग पैदल चलते थे, पैदल चलते सारे सामान के साथ। मेरे साथ 300 जवान थे, कैमूर एसपी भी 300 जवान लेकर चल रहे थे, और 300 जवान नीचे कहीं कहीं पॉइंट्स पर लोग ऐसी जगह पर बैठे थे जहां उग्रवादी भाग सके। 4 रातों तक ये अभियान चला। सफलता इस रूप में पूछेंगे तो कुछ लैंडमाइंस मिली जो लगी हुई थी, उग्रवादियों से कोई मुठभेड़ नहीं हुई, तो हमारी संख्या अधिक थी, उग्रवादी भी शायद सामने नहीं आए। लेकिन इसमें एक बड़ा जो अनुभव हुआ, सारे जो गांव थे जो उग्रवाद प्रभावित थे, उनसे हम लोगों ने संवाद स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। जहां रुकते रात में तो लोग भी अगले दिन आते थे, मिलते थे। उनसे जब बात होती तो मैंने एक चीज देखी कि हर आदिवासी कहता हुआ मिला कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उनके द्वारा रोहतास दुर्ग को तब स्थापित किया गया जब ऐसे रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1500 फीट की ऊंचाई पर तब स्थापित किया गया, उसको मुगलों ने भी उसकी प्रशंसा की। जिसने भी उस दुर्ग पर विजय प्राप्त की, छल से ही किया। तो इस बात को मैंने ग्रहण किया, और तब सोच रहा था कि कैसे इस चीजें बदलेंगी। जो उग्रवादियों का समर्थन आज आदिवासी कर रहे हैं, इनका मनोभावना कैसे बदलेगी। इन्हीं बातों को लेकर सोचता हुआ ऑपरेशन हो गया। उसका एक और ऑपरेशन हुआ, पहाड़ी पर कभी चुनाव नहीं हुए थे। फिर मैंने दिसंबर 2008 अक्टूबर में ऑपरेशन विध्वंस चला था। सारे जनप्रतिनिधि जितने पंचायत के मुखिया थे, सरपंच थे, सबको मैंने आमंत्रित किया रोहतास किले के पास, और वहां पर मैंने उनसे कहा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो चीजें बदलेंगी क्या आप लोग नहीं चाहते कि जब प्राचीन काल में दुर्ग ऐसा था, कभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश वाले पूरे क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। राजा मान सिंह भी यहाँ रहे मुगल काल में। राजा हरिश्चंद्र को आप लोग इतना स्मरण करते हैं, सोचिए उस समय क्या इसकी ख्याति रही होगी। जिन लोगों को आपने एकत्रित किया, जिन लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, वो सारे मतलब आम आदमी थे या जो है नक्सलियों में से ही बिलोंग करते? क्षेत्र ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति वहां पर हो तो नक्सलियों से उसके संबंध तो निश्चित थे, क्योंकि क्षेत्र में पुलिस तो जाती ही नहीं थी। पुलिस बहुत कम जाती थी। उनसे हमने कहा कि देखो हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हम क्षेत्र को बदलते देखना चाहते हैं, और जो नक्सली हैं उनको भी हम अलग नहीं मानते, मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं ऐसा मानते हैं, और हम चाहते हैं कि वो लोग भी साथ जुड़े। तो एक सोन महोत्सव इस नाम से हम लोग एक आयोजन करना चाहते हैं, और रोहतास के किले पर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले पूरे जिले में जितने भी उग्रवाद प्रभावित गाँव हैं उसमें हम लोग आएंगे, जिले के और लोगों को भी लाएंगे, और जो लोग मुख्यधारा से कट चुके हैं उनके लिए हम कुछ काम करेंगे। ये जो आपने मन में आपसे बताया गया कि जो इसको जीता छल से जीता, तो ये रणनीति आप बना रहे थे या छल कर रहे थे? मैं तो जानता था, बघा को मैंने बदलते देखा था। जब इतिहास से लोग जुड़ते हैं, इतिहास की बातों का स्मरण करते हैं, तो एक भाव जगता है। वो भाव ऐसा जगता है जैसे चीजें बदलने लगती हैं। बघा बदल चुका था। रोहतास में जब मैंने देखा कि हर आदिवासी के मन में ऐसी भावना है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो मुझे लगा इस भाव को यदि हम पकड़ें कि पूर्वज जब कर सकते थे तब कर सकते थे, जब संसाधन नहीं थे, तो आज तुम क्या नहीं कर सकते। और इस भाव को जब मैंने संवाद के रूप में स्थापित किया, लोगों से बात करना प्रारंभ किया, तो मैंने देखा रिएक्शन आने लगा। तो सोन महोत्सव में हर गांव से बड़ी संख्या में लोग आए। हम लोगों ने कंबल बांटे, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए, स्पोर्ट्स के किट्स बांटे। तो ये क्रम करीब चला, वर्ष 2008 के अंत में शुरू हुआ था और 9 में चला। उग्रवादियों ने भी रिएक्शन दिया, कुछ ट्रक जला दिए, लेकिन हम रुके नहीं। उसके आगे फिर हुआ और आगे कैसे ले जाएं। तो वर्ष 2009 में लोकसभा का चुनाव था। चुनाव पहले नहीं होते थे, लेकिन मन में जिद थी कि चुनाव तो करेंगे, यहीं करेंगे, पहाड़ी पर जहां होने चाहिए, जहां बूथ हैं। तो वर्ष 2009 के अप्रैल महीने में 16 अप्रैल को पहाड़ी पर चुनाव होने थे। 14 और 15 अप्रैल की रात को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी लगी थी ग्राम धनसा में, उसी के द्वारा इलेक्शंस होने थे। लेकिन रात में सूचना मिली कि उस पर फायरिंग हो गई है, एक जवान इंजर्ड हो चुके हैं और गोलियां चल रही हैं। और स्थिति वही थी, फोन तो चलता नहीं है, एक सैटेलाइट फोन था। उस समय डीएन गौतम साहब डीजी हुआ करते थे, उनके बेटी की शादी थी अगले दिन। लेकिन रात भर सैटेलाइट फोन से मुझसे, उनसे और वहाँ जो असिस्टेंट कमांडेंट थे उनसे बात होती रही, किसी यादव जी नाम था उनका। और रात भर हम लोग प्रयास करते रहे कि हमारे जवानों का मनोबल टूटे नहीं और संभाल के कैंप रहे। गोलियों को उन लोगों ने झेला,
रिट्रीट किया उग्रवादियों ने। सुबह सुबह मैं भी पहुंचा था करीब 6:30 बजे। उस समय इतनी गोलियां चल चुकी थी कि लगा कि इस समय यहाँ पर चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि फिर दोबारा अगर गोलियां चलेंगी तो हमारे पास पर्याप्त रीइंफोर्समेंट भी नहीं है। तो उस समय पहाड़ी के 6 बूथ और 3 भवनों पर चुनाव नहीं हुए, लेकिन मन संकल्पित था कि चुनाव तो यहीं कराना है। जब चुनाव सारे फेज हो गए, ठान लिया था आपने, तो हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से मतलब रिक्वेस्ट किया था। तो 3 भवनों पर चुनाव कराने के लिए कुल मिलाकर 16 कंपनी मिली। अब सोच सकते हैं 3 बूथ पर 16 कंपनी, 1600 जवान अगर लगेंगे तो क्या दृश्य रहा होगा। तो उस पूरे पहाड़ी क्षेत्र के एक चप्पे पर पुलिस तैनात हुई। हेलीकॉप्टर से भी वहाँ निगरानी तो हो ही रही थी, हेलीकॉप्टर वहाँ पर आया ताकि यदि कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोगों को ले जा सकें। और साथ में हर स्थान की मॉनिटरिंग हम लोग जब खुद करते रहे, वो भी उससे पहले की कहानी ये थी कि पहाड़ी के ऊपर तो पहुंचना था, ऊपर हमारा कोई कैंप नहीं था। तो 9 मई 2009 को जो चुनाव हुआ था, उसमें अब ये समझिए कि 7 तारीख की सुबह 4 बजे से पुलिस फोर्सेस 3 दिशाओं से चढ़ी कि किसी एक दिशा से पहले हम पहाड़ी पर चढ़ जाएं। और रोहतास किले से जो पुलिस चढ़ी थी वो सबसे पहले चढ़ी। उसके बाद उन्होंने पहाड़ी को डोमिनेट किया, तो सारी पोलिंग पार्टीज हमारी ऊपर गई। तो 8 तारीख की रात तक सारी पार्टीज वहीं रही। 9 को चुनाव हुआ और 9 को चुनाव कराने के 3 बजे के बाद सब लोग शाम 7 बजे तक सब लोग अपने अपने कैंप पर लौट चुके थे। तब लगा कि चुनाव हो चुका। उसको मैं उस समय तक अपने जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट इसलिए मानता था कि सबसे कठिन परिस्थिति में चुनाव हुए और बिना किसी नुकसान के हुए, जहाँ पेटियां लूट जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी और लोग कहते थे इलेक्शन कमीशन खुद डरता था वो चुनाव कराने से। बहिष्कार होता है, वहाँ पर 50% लोगों ने मतदान किया जो इन्होंने कभी वोट नहीं दिया था। तो ये एक बड़ी जीत। पंचायत चुनाव था या असेंबली इलेक्शन? लोकसभा चुनाव था 2009 का। वहां से परिवर्तन के ऐसे बीज बोएगे कि अब लोगों को लगने लगा कि मुख्य धारा में हमें जुड़ना है। और तब हम लोगों ने एक और काम किया कि जितने आदिवासी थे, हम लोग काम तो कर ही रहे थे उनके बीच में, हम लोगों ने उनके जो महापुरुष थे उनकी जयंती मनानी प्रारंभ की। राजा प्रताप धवल की जयंती मनी। उरांव भी और खरवार भी दोनों मानते थे कि रोहतास किला ही हमारा उद्गम स्थल है और हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। वैसी स्थिति में हम लोगों ने जब इस प्रकार के कार्य किए, लोग और जुड़े और तब हम लोगों ने कहा कि हमारा उद्देश्य रोहतास किले को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। और इसके लिए जितने भी आपके युवक हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं एज टूरिस्ट गाइड। तो बहुत तो हंसने लगे कि जहाँ पर ऐसी परिस्थिति है, गोलियां चल सकती हैं, टूरिस्ट कौन आएगा। हमने कहा तुम आज की बात कर रहे हो, मैं दूर की देखता हूँ। तुमको लगता है कि आज कुछ नहीं हो सकता, मैं तो देख रहा हूँ यदि लोग जग गए, यदि चीजें बदल गई तो सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन होगा। बड़े विशाल झरने हैं, इतना प्राचीन किला है, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं, ऐसे स्थल है जहाँ लोग ट्रैकिंग करने के लिए, कैंपिंग करने के लिए विदेशों से आएंगे। लेकिन थोड़ी परिस्थिति को हमको बदलना होगा। और तब मुझे याद है पहली बार 40 के बैचेस में हम लोगों ने युवाओं को ट्रेनिंग देनी शुरू की और साइकिल टॉर्च देना शुरू किया कि मान लो यहाँ पर आज कोई साधन नहीं है, रोड भी नहीं है, लेकिन पर्यटक आएंगे तो उनको तुम कुछ साधन साइकिल चला सकते हो। ये बोल के हम लोगों ने दिया, सबको सर्टिफिकेट्स दिए। उसका असर ये हुआ, हम लोगों ने कुछ होर्डिंग्स लगाए थे जीटी रोड पर, रोहतास में, सासाराम में, डेहरी में, जिसमें लिखा था कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है, कोई समस्या हो तो एसपी को सीधे फोन कर सकते हैं, डीएसपी को कर सकते हैं, थाना प्रभारी को कर सकते हैं। तुरंत कोई पर्यटक नहीं आए, एक टीवी मीडिया टीम्स कुछ आई, उनके द्वारा भी हम लोगों ने इसको प्रसारित किया। लेकिन असर ये हुआ कि हर व्यक्ति के मन में एक भाव जगा कि यह क्षेत्र पर्यटन स्थल बन सकता है। और इन उग्रवादियों की वजह से हमारा क्षेत्र पर्यटन स्थल नहीं बन पा रहा है और इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बंद हो गई। और तब गांव के आदिवासियों ने, गांव के लोगों ने उग्रवादियों से प्रश्न करना प्रारंभ किया कि जब प्राचीन काल में ये क्षेत्र इतना विकसित था, ऐसे महान किले को इसने स्थापित होते देखा, तो आज क्यों ऐसी परिस्थिति हो गई? कहीं इसका कारण तुम लोग तो नहीं? उग्रवादियों के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन था। पुलिस ने कभी शब्दों से विरोध नहीं किया, लेकिन जब लोग पूछने लगे तो ऐसा दबाव बना कि उग्रवादियों को भी शस्त्रों के साथ सरेंडर करना पड़ गया। और जब सबने सरेंडर कर दिया तो आज आप रोहतास किले पे किसी भी समय जा सकते हैं, दिन में जा सकते हैं, रात में जा सकते हैं, रुक सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। एक परिवर्तन इतिहास के भाव को जगाने से, अपने पूर्वजों के स्मरण से, उस क्षेत्र को जानने से और युवाओं को जागृत करने से मैंने रोहतास में भी होते देखा। 58 साल बाद, आजादी के 58 साल बाद तक जो है रोहतास किला पर कोई भी झंडा, तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। आपकी अगुवाई में फहराया गया साल 2008 में। देखिए, मैं इतिहास से बड़ा मेरा प्रेम रहा है, बाल्यकाल से रहा है। और इतिहास को जब भी देखता हूँ तो मैं बिहार को जब देखता हूँ तो याद करता हूँ कि बड़ी प्राचीन भूमि थी। यही तो वो भूमि थी जहाँ से कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसकी इतनी विशाल सीमाएं थी जो आज के भारत की भी नहीं।
तब जब यदि हम ऐसा कर सकते थे तो निश्चित बीज तो आज भी हैं, आज भी यदि हम चाहें तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसलिए इतिहास के भाव को जब मैं ग्रहण करता हूँ तो मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर सकते हैं। आसपास जब देखता बचपन से ही तो मुझे लगता है क्या हो रहा है। जब छोटा था उस समय मुझे याद है, बहुत पहले क्लास 7th में था, मेरा घर पड़ता है बीहट, बेगूसराय जिले में, और ननिहाल है मेरा समस्तीपुर में एक गांव पचपेका, तो वहीं पर रुका हुआ था। पास में एक जगह है पांडव स्थान, तो वहां पर मैंने देखा कुछ लोग बताए कि कुछ प्राचीन अवशेष मिल रहे हैं, और फिर लूट मच गई। कोई ईंटें ले जा रहा है, कोई सिक्के ले जा रहा है। तब आप 7वीं कक्षा में पढ़ते थे? 7वीं। तो मेरे मन पे बड़ा प्रभाव पड़ा कि एक तो विरासत हमारी ऐसी है, बताए लोग पांडवों का बता रहे हैं, पांडवों का स्थान है, उसमें कुछ मिल रही तो संग्रह किया जाना चाहिए। ठीक, लोग उसको इस प्रकार से विध्वंस यदि उसका कर देंगे। और तब मैंने देखा जिला प्रशासन ने एक आदेश निकाला कि इस पर धारा 144 लगाई जाती है, और पुलिस फोर्स की तैनाती हुई और चीजें रुक गई। और तब उस बाल अवस्था में मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनूं जिससे यदि कोई गलत हो रहा हो तो मैं उसको रोक सकूं। और कहीं न कहीं बाल्यकाल में एक बीज आया मन में कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहिए, लेकिन उस समय तक निर्णय बहुत स्पष्ट नहीं था। पढ़ते रहे आगे। क्लास 8th में मैंने बहुत परिश्रम किया। जब आप क्लास 7 में थे तब पांडवपुर की जो है समस्तीपुर के पांडव स्थान की घटना ने झकझोर दिया। लगा कि अब जो है इस समाज को कुछ ऐसा बेहतर बनकर दिखाना जिससे समाज की भलाई हो सके, और आपने ठाना कि अब जो है IPS अधिकारी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिल्कुल उस समय ऐसा नहीं लगा था। उस समय मन में भाव जगा था समाज में ऐसा कुछ करूंगा जिससे मेरी भूमिका निर्णायक हो, जिसमें जब कुछ गलत हो रहा हो तो मैं कुछ कर सकूं। उस समय बड़ी पीड़ित था, लेकिन जब मैंने देखा कि 144 का ऑर्डर आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, संतोष हुआ, चलो किसी को तो ध्यान है हमारी विरासत का। उसके बाद 8th में था, क्लास में टॉपर रहा। सेंट पॉल स्कूल बेगूसराय में पढ़ता था। पिताजी की पोस्टिंग हो गई भोपाल, तो बड़ा मेहनती छात्र था। भोपाल गया तो वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। 9th में था। तो शुरू में जब गया यहाँ था तो बड़े सम्मान से लोग नाम लेते थे, विकास बोलते थे, वैभव बोलते थे। क्लास में टॉपर था, अलग प्रतिष्ठा थी। भोपाल गया तो मुझे लगा ऐसी प्रतिष्ठा वहाँ भी मिलेगी। जब वहाँ पहुंचे तो मैंने अपना नाम बताया, लोगों ने नाम भी सुना, लेकिन नाम से कोई बुलाता ही नहीं था। अरे बिहारी ऐसे बोलते थे। तो फिर बड़ा स्टूडेंट या अध्यापक? स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट थे तो शुरू में जो कुछ 15 दिन बीते होंगे तो मैंने देखा लोग नाम से नहीं बुला रहे, ए बिहारी इधर आओ, ऐसे कर रहे हैं। 9वीं में था बाबा? 9th में था। तो मुझे लगा कि ठीक है, शुरू में तो कुछ अजीब नहीं लगा, चलो बिहार से हूँ तो इसलिए बिहारी बोलते होंगे। कुछ दिनों में लगने लगा कि नहीं, बिहारी बोलने का कारण कुछ और है, मंशा कुछ और है। और तब मन में बड़ी पीड़ा हुई कि जो बिहारी शब्द, उससे उसी समय मुझे याद है उस समय सांची गए थे। सांची में मैंने देखा कि सम्राट अशोक को कभी विदिशा में गवर्नर बना के भेजा गया था। और तब मन कहने लगा जिस बिहार से अखंड भारत के साम्राज्य का जन्म हुआ, जहाँ के लोग कभी शासन करते थे, अफगानिस्तान भी जाते थे, सम्मान किया जाता था, वहाँ का एक व्यक्ति जो विद्वान है और भोपाल में 9th में है, उसको लोग बिहारी बोलकर चिढ़ा रहे हैं, वो भी गलत मंशा से। और मन में लगा नहीं, अपने जीवन में कुछ तो ऐसा जरूर करूंगा कि बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक हो जाए, और यदि मैं कर सका तो अपने जीवन को सार्थक मानूंगा, सफल मानूंगा। वहीं से मेरी यात्रा कहीं ना कहीं जहां आज पहुंचा हूं पहुंचती है। 7th 9th बिहारी बोलकर चिढ़ाया जाना, और उसके बाद लगा उस समय क्या कर सकते थे। 9th में सबसे अच्छे से पढ़े, भोपाल में भी टॉपर में सम्मिलित हुए, और उन लोगों को जो बिहारी बोलकर चिढ़ाते थे, कुछ समय के बाद जब एहसास हुआ कि बिहारी अपमान करने लायक नहीं है, ये एक विद्वान व्यक्ति है, तो एक अलग भाव उनके मन में बिहारी के प्रति जगा। और मैंने देखा जब 9th से निकल रहा था, पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली हुई, तो बड़े सम्मान के साथ लोगों ने विदा किया था। उन्होंने मान लिया उस रूप में कि हाँ, कि बिहारी फ्लावर नहीं फायर है, बिहारी में एकदम है जो किसी में नहीं है। तो उसके बाद यात्रा चली, 10th में आए, दिल्ली आए। फिर उस समय लगा सबसे अच्छे कॉलेज में जाते हैं। यात्रा चल रही थी तो फिर IIT की मैंने तैयारी शुरू की। 95 में 10th हुआ था। 95 से 97 सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली की एक बड़ी अच्छा प्रतिष्ठित विद्यालय है जहाँ मैंने पढ़ाई की। उस समय IIT की तैयारी करता रहा और 97 में एग्जाम दिया। एग्जाम बड़ा अच्छा रहा। एग्जाम तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब देख के आए तो अगले दिन माँ ने उठाया और बताया कि पेपर लीक हो गया है। तो एक बड़ा झटका था। आप समझिए 2 साल से तैयारी जिस परीक्षा की आप कर रहे हो, और अचानक परीक्षा के बाद पता चले पेपर लीक हो गए। और उससे अधिक पीड़ा तब हुई जब पता चला कि पेपर लीक का केंद्र बिहार था। मैं तो दिल्ली में था, लेकिन यहाँ पर बिहार में पेपर लीक हुए, और अगले करीब 2.5 महीने बाद दोबारा परीक्षा हुई। और ये आज दिन, तारीख, वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल गया है, लेकिन ये पेपर लीक वाली घटना आज भी नहीं बदली है। आज भी लीक हो रहे हैं सर, और उस मतलब उसके प्रताड़ित आप भी हैं। उस समय बड़ा ही पीड़ित था। एक दिन जो बीता था, बड़े मन में दुख के साथ लगता था कि परीक्षा मैंने दी थी, इतना अच्छा हुआ था, इतना अच्छा मैंने किया था कि फिर दोबारा देना है।
और तब दोबारा मैंने दिया, लेकिन इस संकल्प के साथ दिया कि जीवन में आगे अगर चल के इस परिस्थिति में कुछ परिवर्तन मैं कर सकूं तो जीवन को सार्थक मानूंगा। चलती रही तो आईआईटी पहुंचे, उसमें पिताजी दिल्ली में थे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर जब आया तो पिताजी की पोस्टिंग हो गई बरौनी, फिर से बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय। और उस समय मुझे याद है कि दिल्ली से जब पिताजी आ गए थे तो गर्मी छुट्टी में घर जाना था, सभी विद्यार्थी जा रहे थे, मुझे भी जाना था, लेकिन अचानक फोन आया उस समय हॉस्टल में कि विकास को मना कर दीजिए, घर नहीं आना है। तो बड़ा चंभित हुआ। दोबारा जब बात हुई तो पता चला कि लगन का समय चल रहा है, पकड़ के शादी होती है बेगूसराय मुकामा के क्षेत्र में, इसलिए अभी जब तक लगन है वहीं रुको। और तब आईआईटी कानपुर में जब मैं रुका तो उस समय मैंने लगभग निश्चित कर लिया कि अगर बाहर जाऊंगा तो कहीं कहीं किसी कॉर्पोरेट में अच्छा कमा सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन यदि ऐसा मैं करता हूँ तो अपने लिए तो मैं जी लूंगा। लेकिन लौट के मैं बेगूसराय जाता हूँ, पुनः बिहार जाता हूँ और देखूंगा परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मन तो कहेगा तुमने क्या किया, तुम योग्य थे, तुम कुछ कर सकते थे, तुमने क्या किया। और तब इस भाव ने कहा कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करता हूँ। तब सिविल सर्विसेज के बचपन में एक भाव था जो पांडव स्थान से था, उसने मन में कहा यही समय है, अब तैयारी करनी चाहिए। और तब मुझे याद है सेकेंड ईयर के बाद, उस समय आईआईटी में भी छात्र राजनीति में भी रहा, हॉस्टल का प्रेसिडेंट रहा, बहुत सारे अनुभव मैंने उस समय ग्रहण किए। थर्ड ईयर जब आया तब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। उस समय फोर्थ ईयर में फिर मेरी नौकरी भी लगी। एक नौकरी मेरी लगी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस पर लगी। एक नौकरी मेरी जर्मनी में है, वहाँ लगी। लेकिन मन बड़ा स्पष्ट था। थोड़ा सा मन लगता था कि भाई नौकरी इतनी अच्छी लग गई, चल, घर से भी लोग कहते थे, मन ने कहा नहीं, करना तो यही है, सिविल सर्विसेज, लोगों की सेवा। 2001 में जब आईआईटी से मैं निकला, पहली बार मैंने परीक्षा दी, पहली बार मेन परीक्षा भी दी, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो बड़ा खराब लगा कि इतना कुछ मैंने छोड़ के, जर्मनी की नौकरी छोड़ दी, इसको छोड़ दिया और सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ। और तब मन बड़ा दुखी होने लगा कि क्या कर रहा हूँ। लेकिन तब 2-3 दिन मैंने जब सोचा तो मैंने फिर दिनकर जी की जो कविता है, और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, और देखिए दिनकर जी की तस्वीर है, दिनकर जी की पंक्तियां हमेशा मैं रखता था अपने दीवार पर लिख करके। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो उसमें एक पंक्ति है, और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो फिर लगा कि नहीं, इतना मैंने परिश्रम किया है, यदि मैं सफल नहीं होता हूँ तो ये सारा व्यर्थ हो जाएगा। जो भी बचपन से मैंने मन में सोचा है राष्ट्र में योगदान करने के लिए, बिहार बदलने के लिए, कैसे होगा। और तब इसी संकल्प के साथ मैंने फिर जब पढ़ना शुरू किया तो 2002 एग्जाम मैंने दिया और 2003 में सफल हुआ। 60वां रैंक आया, आईपीएस मिला, बिहार कैडर मिला। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय प्रक्रिया होती है। बिहार के लिए मैं करना चाहता तो ईश्वर ने मुझे अवसर दे दिया कि तुम बिहार जा सकते हो। और बिहार जब जाना था उस समय भी घर में बड़ा वैसा था कि बिहार में जाना अभी ठीक नहीं है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, अब जाएंगे आपकी पोस्टिंग भी नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने दोबारा परीक्षा भी दी थी उस क्रम में, तो मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस भी मिली। लेकिन मन बड़ा संकल्पित था कि नहीं, जाऊंगा तो मैं बिहार ही। फिर मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने कहा नहीं, जाऊंगा बिहार, और जो भी होगा, यदि मेरी पोस्टिंग कहीं नहीं भी होती है तो प्रतिदिन मैं प्रयास करूंगा किसी एक व्यक्ति को मैं उसके कुछ सहयोग कर सकूं, कुछ मदद करूँ। यदि मैं ऐसा भी कर पाता हूँ बिहार में रह के, यदि कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं बच्चों को प्रेरित करूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, लोगों के जीवन बदलने में बिहार जा रहा हूँ, यही सोचकर मैं बिहार आया था। बिहार के लिए तन भी समर्पित, मन भी समर्पित, सब कुछ समर्पित, और ये जीवन भी समर्पित। इसको सोचते हुए बिहार आया था। और आया तो ऐसा नहीं रहा, पोस्टिंग्स मेरी अच्छी पोस्टिंग्स भी रही। मैं एएसपी के रूप में मेरी पोस्टिंग ट्रेनिंग भागलपुर में हुई, औरंगाबाद हुई, पहली पोस्टिंग एएसपी औरंगाबाद। उसके बाद 2005 के चुनावों में मेरी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैंने औरंगाबाद में भी चुनाव को देखा, विधानसभा चुनाव, राघोपुर दियारे में चुनाव को कराया, मधुबन में कराया, मोतिहारी में, और अकीलपुर दियारा पटना का उसको कराया। चुनाव के तुरंत बाद मेरी पोस्टिंग हो गई पटना के एएसपी दानापुर के रूप में। दानापुर में करीब 3 महीने में रहा और फिर सिटी एसपी पटना बना। तो बहुत यंग एज में 26-27 साल हार्डली उम्र रही होगी, पटना का क्राइम में देख रहा था एज सिटी एसपी पटना। मतलब वो 30 थाने थे सभी, जितना आज पटना, आज तो 3 सिटी एसपी हैं, उस समय एक ही सिटी एसपी हुआ करता था पूरे पटना में। अब समझ सकते कितना लोड होगा। बिल्कुल यंग था और ऊर्जा के साथ पटना के क्राइम को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। यही लगभग जब आप पटना के सिटी एसपी थे तो कोई मन में ऐसी इच्छा नहीं थी कि इस जगह पर पोस्टिंग कर दी जाए जहां मैं और क्राइम को खत्म कर सकूं, यहाँ क्राइम ज्यादा है? तो नहीं, पटना में ही उस समय इतना क्राइम था, पटना किडनैपिंग का गढ़ था। पटना में बहुत किडनैपिंग्स होती थी, स्कूल के बच्चे किडनैप हो जाया करते थे। और जब होते थे तो पूरा पटना बिल्कुल वैसा लगता था कि अखबारों में हर प्रकार की बातों से अखबार रंगी रहती थी, टीवी पे चल रहा होता था, लोग
रोड पे प्रोटेस्ट किया करते थे जब तक बरामदगी ना हो जाए। जी और वर्ष 2006 में भी स्थिति ऐसी थी कि कोई ना कोई व्यक्ति तो गायब रहता ही था। जी तो एज अ सिटी एसपी रात की नींद गायब थी। और मैं तो यही जानता था कि कोई व्यक्ति यदि किडनैप हुआ मतलब अगले 7 दिन आप सो नहीं पाओगे जब तो मिलता नहीं है। वो पूरा दबाव रहता था ऊपर से पुलिस हेडक्वार्टर का। आम बात हो गई थी सरकार का। किडनैपिंग। और किडनैपिंग होती तबाही होने लगी तो 2006 के अंत आते आते किडनैपिंग पर भी बड़ा प्रभावी नियंत्रण हो चुका था। जी उसी समय मेरी पोस्टिंग बगहा हुई थी। जब बगहा हुई तो बगहा भी जब गए तो वहाँ से जब मैंने फ़ोन किया था। जब आप पटना में सिटी एसपी थे सर, तब कुछ जो है किडनैपिंग पर नियंत्रण हुआ, कुछ जो ये आपराधिक घटनाएं होती थी इस पर कोई नियंत्रण किया आपने? नहीं, बिल्कुल। पटना में उस समय जब था तो आप समझिए कि सुबह से निकलता था, अपराध का ग्राफ कुछ नीचे गया और जितने भी केसेस थे लूट के, मर्डर के, डकैती के, स्वयं जाता था। कितने घंटे काम करते थे आप? लगभग काम करता ही रहता था, बस कुछ समय के लिए वर्दी उतरती थी, सो जाते थे, फिर उठते थे, फिर वही ऐसा ही चला। तो ये 9 महीने तक ये क्रम चला पटना में। और केसेस भी उस समय पटना में जब मैंने ज्वाइन किया था करीब 13,000 केसेस पेंडिंग थे। जी तो केसेस की समीक्षा इस रूप में मैंने की। जब जा रहा था दिसंबर में तो केवल संख्या 7,000 हो चुकी थी। जी तो बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग, जो मैं टेक्नोलॉजी जानता था उसका उपयोग, वाहन चोरी के केसेस बहुत होते थे, लोगों को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते थे, उसमें एक सॉफ्टवेयर बना करके उसमें काम करना। तो अलग अलग तरीकों से कैसे जनता की हम लोग सेवा कर सकते हैं। प्रैक्टिकली काम किया आपने? पटना में लोक संवाद गोष्ठी कभी नहीं होती थी, तो उसका मैंने पहला प्रारंभ मैंने पटना से ही किया था जब सिटी एसपी था। तो हम लोगों ने इनिशियली किया था कि हर मंगलवार को, शुक्रवार को पुलिस चौक चौराहे पर बैठेगी, जिनको भी जन समस्या उसको लेकर आप आ सकते हैं। वो बड़ा सफल रहा था, कुछ 3 महीने चला। उसके बाद मेरी पोस्टिंग फिर बगहा हो गई थी। बगहा में किडनैपिंग की मैंने बात आपको बताई कैसे हम लोगों ने नियंत्रित किया। लेकिन जब शुरू में किडनैपिंग बगहा में हुई थी, पुलिस हेडक्वार्टर जब मैंने फोन किया, मैं तो बड़ा विचलित था। 2 लोग किडनैप हो गए थे। हेडक्वार्टर से कहा गया विकास अब तुम पटना में नहीं हो, अब तुम बगहा में हो। बगहा में ऐसा होता रहा है। ये तो परेशान मत हो, कुछ समय हो, निकलोगे। वहाँ बहुत ऑपरेशन भी पहले चले हैं, व्हाइट पैंथर चला, ब्लैक पैंथर चला, लेकिन बगहा सुधर नहीं सकता जी। और तब ये बात कहीं ना कहीं मन में कचोट रही थी कि बगहा क्यों नहीं सुधर सकता जी। ऐसी बात क्यों लोग सोच रहे हैं, और क्यों ना मैं यहाँ पर परिवर्तन का प्रयास करूँ। और जब मैंने प्रयास किया तो परिवर्तन हुआ। तो बगहा, रोहतास, दरभंगा, बाद में एनआईए में गया। एनआईए में भी बड़े केसेस मैंने हैंडल किए। इंडियन मुजाहिदीन का पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया, जिसके पूरे देश में तार थे जी। पटना ब्लास्ट जो गांधी मैदान में हुआ था, जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी आए थे 2013 की बात, 27 अक्टूबर की घटना है। और बोधगया ब्लास्ट 7 जुलाई 2013। तो इन सभी घटनाओं जब पटना में जो है ब्लास्ट हुआ तब आप बतौर किस पद पर तैनात थे? मैं एसपी था एनआईए में, और इन्वेस्टिगेशन उस समय लीड कर रहा था। प्रोजेक्ट यूनिट है वहाँ की जी, उसी रूप में था। 2000 जो है जब आपने बगहा में बढ़िया कार्य किया, जिसके लिए बगहा के लोगों ने सम्मान भी दिया। एक चौराहे का नाम जो है बगहा में आपके नाम पर रख दिया गया है। और मैंने देखा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उस पर झंडा भी फहराया गया। विकास वैभव चौराहा नाम है। बगहा से तो एक ऐसा संबंध हो चुका है ना, समझिए कि बेगूसराय यदि घर है तो बगहा को अपना दूसरा घर मानता हूँ। चंपारण से कुछ ऐसा लगाव हो गया, और लोगों ने भी वैसा ही लगाव महसूस किया, तभी आज उनका आभारी हूँ कि इस रूप में स्मरण करते हैं मुझे। लेकिन उस क्षेत्र से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और कहीं ना कहीं जो भी जिस अभियान में आज लगा हूँ, लेट्स इंस्पायर बिहार, तो उसके जड़ यदि आप देखेंगे तो बगहा के हैं, रोहतास के हैं, जहाँ से मैंने चीजों को बदलते देखा जिसको लोग असंभव मानते। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बिहार भी बदलेगा, जिसको आज लोग सोचते हैं कि बिहार कैसे बदलेगा। बिहार में सबसे बड़ी संख्या जनसंख्या आज समस्या के रूप में उभर रही है। हमारे यहाँ 9 करोड़ युवा हैं जिनकी संख्या 30 वर्ष से कम की है। अकेला इंसान बिहार बदल सकता है क्या सर? नहीं, अकेला चना भार फोड़ सकता है क्या? देखिए, अकेला यदि उस रूप में आप देखेंगे तो मैंने शुरू में कहा ना, यात्री हूँ, निमित्त मात्र हूँ। लेकिन यात्री हर व्यक्ति में जो बिहार की भावना है, उपनिषद की भावना है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है जी। मुझ में भी है, आप में भी है, इनमें भी है। उपनिषदों में कहा गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। और जो पूर्ण है मतलब इन्फिनाइट ईश्वर है। ईश्वर का एक अंश यदि आप में है तो इन्फिनिटी को आप कितना भी आप डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट ही रहेगा। और जिस संस्कृति में इस प्रकार का भाव आ जाए कि मुझ में मेरी क्षमता असीम है, वेदांत का भाव आ जाए। जब स्वामी विवेकानंद में, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति कहता है कोई लक्ष्य कठिन है, उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं, क्योंकि उसमें सारे सृष्टि की शक्ति समाहित है। इसी वेदांत की दर्शन की बात कर रहे थे। तो मैं जब देखता हूँ, मैं देखता हूँ चीजें अगर कुछ कठिन दिखती हैं और यदि हमें लगता है समाधान नहीं हो सकता, तो
तो कहीं ना कहीं हम अपने सामर्थ्य को नहीं जानते। जी। प्रयास करना होगा, और यदि प्रयास में निस्वार्थता हो, सकारात्मक भाव, निश्चित चीजें बदलेंगे। तो बघा मैंने बदलते देखा, और बदलना कोई एक चना नहीं करता, जी। लेकिन यदि आप लोगों को प्रेरित कर देते हैं, लोगों को जगा देते हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर जो सकारात्मक अंश है जी। वो अपना प्रभाव स्वतः स्पष्ट रूप में उभर कर आता है। जी। और बिहार में वही प्रयास कर रहा हूँ। बघा भी बदला तो उसमें पुलिस का योगदान कोई एनकाउंटर से या फायरिंग से नहीं बदला था, एनकाउंटर्स हुए थे, लेकिन प्रयास जो परिवर्तन हुआ इसलिए हुआ क्योंकि लोग जगे, वो भाव जगा। रोहतास भी ऐसे ही बदला। और बिहार में जब एक व्यक्ति नहीं, जब लोग प्रेरित होंगे, इसलिए आज लेट्स इंस्पायर बिहार को आइए हम मिलकर लोग प्रेरित चाहते हैं करेंगे। कि हर गांव के हर जन तक ये संदेश पहुंचे कि तब बिहार कैसा था, आज बिहार कैसा है, तब कारण क्या थे, आज कारण क्या है। तब यदि हम देखते हैं बिहार में अखंड भारत के साम्राज्य को हमने तब बनाया जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं हुई थी, जी। तब नालंदा और विक्रमशिला मोहनिया विश्वविद्यालय स्थापित थे। जी। विश्व भर से लोग आते थे। तो क्यों था? कारण यदि आप देखें बहुत स्पष्ट था, वेदांत की भूमि में भेदभाव नहीं थे। जी। उसका असर ऐसा हुआ कि बिहार में चीजों को देखने का जो दृष्टि थी बिल्कुल अलग थी। वैशाली में गणतंत्र का जन्म होता है। जी। उत्तर बिहार का पूरा क्षेत्र है जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जी। जाति के आधार पर नहीं। जी। अगर आप जातियां देखेंगे तो जातियां बिहार में आज भी हैं, तब भी थी। लेकिन जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं, तब यदि रहता तो मगध में जहां हम लोग पाटलिपुत्र में बैठे हैं, उसमें नंद वंश का उदय तो कभी होता ही नहीं। बिल्कुल नहीं होता। उस समय राजगीर की बात कीजिए, जो मगध की राजधानी थी, तो जब नंद वंश का उदय हो रहा होगा तो निश्चित लोगों ने आपत्ति की होगी। जी। लेकिन हमारे पूर्वजों की सोच देखिए कि किस प्रकार की स्वीकार्यता थी कि सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक बन सकता था यदि योग्य हो। और यही बात हम देखते हैं आगे भी, जब चाणक्य चलते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त में जब क्षमता देखते हैं तो जाति पर विचार कहाँ करते हैं। जी। अलग सोच जो वैशाली में थी, जो आचार्य चाणक्य की थी, मगध की थी, एक चाणक्य चंद्रगुप्त बना देता है, लेकिन कोई आज चाणक्य नहीं है जो दूसरा चंद्रगुप्त बना सके। नहीं, तो आज बिहार को मैं वही देखता हूँ, बिहार में भावना तो सुसुप्तावस्था में निश्चित रूप से विद्यमान है। हमें आवश्यकता उसको जगाने की है। यदि हर बिहार वासी को हम जगा देते हैं तो न चाणक्य की कमी न चंद्रगुप्त की कमी। धरती में उस प्रकार के भाव है, इस धरती के भाव को ग्रहण करना। इसलिए आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार इस अभियान में, हम लोगों को जगाने का प्रयास करें। और जगाने से आप देखेंगे चीजें अपने आप बदल जाएंगी। जो चीजें आज जैसे बघा में लोग कहते थे संभव नहीं है, रोहतास कहते थे संभव नहीं है, मैंने बदलते देखा है। और बिहार में जो आज कहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि उनकी सोच बहुत जल्दी बदलेगी जब बिहार बदलेगा। और बिहार निश्चित इसलिए बदलेगा क्योंकि हम जो बीजारोपण कर रहे हैं, जितने लोग जग रहे हैं, उनके स्तर से हम प्रयास कर। बिहार को बदलते बदलते लोग भी बदल जाते हैं सर। लोगों को सपना दिखाते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, फिर समय आता है कि वो खुद बदल जाते हैं। देखिए, मेरा कोई स्वार्थ तो है नहीं, कोई राजनीति करने तो हम आ नहीं दें। अपने 50,000 भीड़ इकट्ठा कर दी थी बेगूसराय के जेडी कॉलेज में। देखिए, मन का जो आवाहन जब शुद्ध होता है ना, उसमें शक्ति बहुत होती है, लोग अपने आप जुड़ते हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो शनिवार रविवार जो परिवार को दे सकता तो वो बिहार को इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे मन में बाल्यकाल से एक संकल्प है कि अपने जीवन काल में कुछ करूँ। जो भी समय मुझे मिलता है मैं प्रयास करता हूँ कि उसको सकारात्मक तरीके से उसका उपयोग हो। और इसीलिए जब भी मैं लेट्स इंस्पायर बिहार शुरू नहीं भी हुआ था, स्कूल्स में जाना, कॉलेजेस में जाना, लोगों को जगाने का प्रयास करना, मन का भाव तो वही था। 2021 के मार्च के बाद मुझे लगा कि ऐसे करते करते बरसों बीत जाएंगे, लेकिन यदि कुछ अध्याय बने, कुछ ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो अच्छे लोग जब जुड़ेंगे, एक संगठन का निर्माण करेंगे और इस रूप में लोगों को प्रेरित करेंगे, चीजें बदलेंगी। मंत्र क्या रखेंगे? हर बिहारी शिक्षित हो, हर बिहारी स्किल्ड हो। यदि बिहारी शिक्षित होगा, स्किल्ड होगा, निश्चित है रोजगार का भी सृजन कर लेगा। लेकिन स्थिति क्या है? गांव में अनेक ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, शहरों में स्लम्स में रहते हैं, कहाँ शिक्षित हो रहे हैं ठीक से? बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर हो रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने लोगों से अपील की कि जो लोग सक्षम हैं, आप ऐसे बच्चों के लिए प्रयास कीजिए। उसी प्रयास का नतीजा है कि अनेक स्थानों पर आज बिहार में 15 स्थानों पर गार्गी पाठशाला में महिलाएं चला रही हैं, जिसमें महिलाएं सामने आती हैं और बच्चों को निःशुल्क। ये लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा संचालित हो रहा है। वैसे ही अनेक जिलों में, जैसे सिवान में चलता है, जमुई में है, इस प्रकार से निःशुल्क शिक्षा केंद्र भागलपुर में, पटना में चल रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चों को लोग फ्री में पढ़ाते हैं। तो एक छोटा प्रयास है, कुछ सेंटर्स आज है, लेकिन हमारी परिकल्पना है कि हर गांव में इस प्रकार के केंद्र खुले। ये लेट्स इंस्पायर बिहार से लोगों ने प्रेरित होकर गार्गी पाठशालाओं को खोला। आपने जो है इसकी भूमिका बनाई कि ऐसे हो सकता है। और अभी तो मान लीजिए 15 से 20 केंद्र हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हर गाँव में ऐसे केंद्र हो जहाँ जो वंचित बच्चे उनको भी हम पढ़ाएं, ताकि कोई बिहारी पीछे न छूट जाए। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार
हर बिहारी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे। इसमें विकास सर का कोई स्वार्थ नहीं है। कोई मेरा क्या स्वार्थ होगा, तो यात्री हूँ, आज हूँ कल चला जाऊंगा, लेकिन भूमि तो यहीं रहेगी। सरकारी विद्यालय भी है बिहार में, फिर गार्गी पाठशाला में क्यों जाए लोग? नहीं, सरकारी विद्यालय तो या प्राइवेट विद्यालय में लोग जाते ही हैं। मेरा कहना है कोई बिहारी ना छूट जाए, इसके लिए हमको प्रयास करना होगा। इसीलिए ऐसे बिहारी बच्चे जो अभी भी वंचित हैं उस शिक्षा की ज्योति से, उनके लिए भी हमको मिलकर प्रयास करना होगा कि उच्च शिक्षा उनको हम दे सकें। आपने पटना में क्राइम खत्म किया, बगहा में क्राइम खत्म किया, रोहतास में खत्म किया। बतौर एसपी आपने बहुत काबिलियत दिखाई, एक आप काबिल अफसर हैं। ये बिहार बदलने के चक्कर में आपको सजा तो नहीं मिल रही? मतलब आज आप सेंटिंग पोस्ट पर हैं, बैठे हैं, एक काबिल अफसर को जो है उसका कोई क्षेत्र नहीं दिया जा रहा है कार्य करने के लिए। लेट्स इंस्पायर बिहार जो है ये ऐसा फांसी का फंदा तो नहीं बन गया है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो मैं योगदान कर रहा हूँ बहुत बड़ा बीज बो रहा हूँ। आने वाले समय बिहार बदलेगा। ईश्वर ने इसी कार्य के लिए मुझे चुना होगा, तभी तो आज मैं कर रहा हूँ। मैं बड़ा संतुष्ट रूप में देखता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए। एक इंसान एक काम नहीं कर सकता है, वो सरकारी कर्मचारी तो सोचता है कि हम यही अपना समय दें। आप कैसे समय निकाल लेते हैं इन चीज़ों के लिए? जो है आप जो है तैनात हैं, इसके बाद फिर भी समय निकाल ले रहे हैं। देखिए, सरकार की जो ड्यूटी है सरकारी कितने 9 से 6 होती है, उसके बाद आप क्या करते हैं जी? कुछ तो आप करेंगे। कुछ लोग सिनेमा देख रहे हैं, कुछ खेलने जाते हैं, कुछ और करते हैं। मेरे मन में तो एक ही संकल्प है कि बिहार को बदलना है, तो मेरा समय वहीं जाता है। मैं उसी में प्रयास में लगा रहता हूँ कि कैसे इस समय को बिहार के लिए बेहतरी के लिए मैं दे सकूँ। तो उसका असर यही हुआ कि जो कम समय, शनिवार रविवार जो भी अवकाश, उसी में ये आकार आज ग्रहण कर चुका है कि 1 लाख लोग आज जुड़े हैं और योगदान कर रहे हैं। परिवार के लोग नहीं मना करते कि शनिवार रविवार हमारा दिन है, हमारे साथ पिक्चर देखने चलिए, डिनर पर चलिए, ब्रेकफास्ट पर चलिए, आप बिहार की सेवा में निकल जाते हैं? कितना बिहार की सेवा कीजिएगा? देखिए, संघर्ष तो निश्चित है, परिवार को भी समय देना होता है और मैं देता हूँ, जैसे कभी कभी बीच में समय मिलता है। लेकिन एक कहीं न कहीं जो समय ईश्वर ने दिया है उसमें एक बैलेंस तो आपको बनाना है। और जो भी आप करना चाहते हैं, परिवार के प्रति आपका दायित्व है, समाज के प्रति आपका दायित्व, बैलेंस बनाते हुए जो समय मैं दे पाता हूँ देने का प्रयास करता हूँ। जो है आपको नहीं लगता है कि आपको कोई एक स्पेशल जिला दिया जाए जिसमें आप बतौर एसपी तैनात हो? भी आप यंग हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी आप रहे सुपर कॉप्स और आईजी बन चुका हूँ, एसपी बनने में तो बहुत समय बीत चुका है, तो आईजी हूँ। नहीं, मतलब ग्राउंड पर तो अभी भी ग्राउंड पे ही हूँ, मतलब बिल्कुल। कई बार हम लोग देखते हैं ना, हम लोग क्योंकि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और आप जैसे जो है हमको लगता है आप जैसे अधिकारियों की जरूरत है बिहार को, जो ग्राउंड पर जाकर क्राइम को फिर से खत्म करे, तोड़े, मतलब सब कुछ रीजन जानकर बिहार मैं तो ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी होता है उसका नियंता एक ही है, ईश्वर है। और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा उसका कुछ कारण है। तो मैं जिस रूप में जहाँ पदस्थापित रहा हूँ, मैंने हमेशा ये प्रयास किया उसको पूर्ण जो भी दे सकता हूँ दूं। चाहे भागलपुर का डीआईजी रहा, चाहे मुंगेर का डीआईजी रहा, चाहे जहाँ एटीएस में डीआईजी रहा, या होम में स्पेशल सेक्रेटरी रहा, हर जगह अपने दायित्व को करते हुए जो अतिरिक्त समय है वो मैं बिहार को देने का प्रयास करता रहा हूँ। आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। 10 दिसंबर 2023 को जीडी कॉलेज बेगूसराय में आप अपने पैतृक जिला में 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर देते, 50-60 हजार युवा आते हैं। सबको लगता है कि जो है विकास वैभव सर साल 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहीं से टिकट जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा करने का मकसद कि अब नेता बनना तय है। भीड़ क्यों इकट्ठा किया था आपने? दिखाने के लिए दमखम कि हम कर सकते हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ। अपने जीवन काल में 2047 तक एक ऐसे विकसित बिहार को देखना चाहता हूँ जहाँ किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और ये राजनीतिक प्रयास से संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि राजनीतिक प्रयास में जो भी आज कर रहे हैं, चाहे कोई दल हो, जो करने का प्रयास कर रहे हैं या जो आना चाह रहे हैं, उनका भी जो आधार है वही है कि लोगों को जो जाति धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, उस आधार को किस प्रकार से उसे राजनीतिक लाभ दिया जाए। आप चाहते हैं कि जाति और धर्म खत्म हो बिहार से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा कि इन भावों से ऊपर उठकर लोग बिहार के विकास में योगदान दें। जातियां तो बिहार में प्राचीन काल से रही, लेकिन जातिवाद कहाँ? नहीं, अपने जाति के लोग अपने जाति को ना चुने, आप ऐसा चाहते हैं? जो योग्य फलाने की जाति है कि फलाने व्यक्ति है उसका चयन तो बिहार में प्राचीन काल से होता रहा, तो अपनी संस्कृति को हम क्यों भूल जा रहे हैं? इसको स्पष्टता के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति की जहाँ तक बात है उसमें ईमानदार लोगों को आना चाहिए, निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए, कर्मठ लोगों को आना चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए, समाज को उनका साथ देना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूँ। आप ईमानदार हैं, इसके बाद जो है मजबूत हैं, आपके अंदर दूर तक सोचने की क्षमता है, आप क्यों राजनीति में नहीं आना चाहते? नहीं, वर्तमान जो परिस्थिति है बिहार की, तो उसमें जब तक समाज नहीं बदलता तो राजनीति में कुछ अच्छे लोग आ भी जाएंगे तो बहुत चीजें बहुत जल्दी नहीं बदलेंगी।
लेकिन यदि समाज बदल गया तो आप देखेंगे राजनीति अपने आप बदल जाएगी। मैं तो बड़े प्रयास में लगा हूँ राजनीति, और जो भी लोग जिनको लग रहा था कि 24 में चुनाव लड़ेंगे क्या करेंगे, तो देख चुके हैं क्या हुआ। बहुत स्पष्टता के साथ मैं बड़े प्रयास में लगा हूँ, उसी निष्ठा के साथ आज भी लगा हूँ। मेरी यात्रा उसी गति में चल रही है जहाँ हर जन तक पहुँचना है। एक लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है, 2028 तक बिहार के हर पंचायत में लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम बनाएंगे, हर पंचायत में गार्गी अध्याय बनाएंगे और बिहार में योगदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, प्रयास करेंगे। कितने लोगों को जोड़ चुके हैं अभी तक आप? अभी तक वॉलंटियर्स हमारे साथ 1 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हैं। लाखों लोग वैसे फेसबुक अलग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन डायरेक्टली हमारे पास अभी 1 लाख लोगों की लिस्ट है जो हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। मैंने लोगों से बात किया तो पता चला कि लेट्स इंस्पायर बिहार जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा एक्टिव है, मतलब धरातल पर इतनी मजबूत जड़ नहीं है जितना सोशल मीडिया पर है। तो धरातल पर जो है कब जुड़ेंगे आप लोगों को? धरातल आपको बेगूसराय की आपने बात की, आपने देखा कितने लोग आए थे जी। तो नमस्ते बिहार एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसमें कि हम दिखें भी कि हम लोग वास्तव में लोग हैं, जुड़े हुए हैं। तो बेगूसराय में 50,000 की संख्या में लोग आए थे। आरा में भी कार्यक्रम हुआ। आगे कार्यक्रम हम लोग इस साल 1 दिसंबर को रोहतास में करने जा रहे हैं, सासाराम में, और 8 दिसंबर को छपरा में करेंगे। अगले साल 9 फरवरी को वैशाली में करने जा रहे हैं। बिहार के हर जिले में ऐसे कार्यक्रम करने की योजना है जहाँ हर जिले में हर पंचायत से हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, तो ताकि ऐसी प्रेरणा जगे कि हर पंचायत में जिस प्रकार के काम की बात हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन क्षेत्रों में लोग योगदान कर सकें। जैसे मैंने देखा कि प्रशांत किशोर भी बिहार को बदलना चाहते हैं। सुनने में आया कि जन स्वराज पार्टी भी बना रहे, 2 अक्टूबर को उसको औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। प्रशांत किशोर भी बिहार बदलना चाहते हैं, विकास वैभव सर भी बिहार बदलना चाहते हैं। दोनों की विचारधाराएं हमको लगता है कि वो भी जात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि बिहार में ऐसे नेताओं का जन्म होना चाहिए, बिहार में ऐसे युवा राजनीति करने चाहिए जो बिहार को बदलने की क्षमता रखें। तो प्रशांत किशोर की विचारधारा और विकास वैभव सर की विकासधारा, दोनों में समांतरता देखी जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। वो अच्छा कर रहे हैं। सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हर बिहार वासी आज बिहार को बदलते देखना चाहता है। कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो अपना लाभ केवल देखते हैं, लेकिन उनके वजह से पूरा समाज दिग्भ्रमित होता है। कहीं न कहीं बदकिस्मती ऐसी रही कि राजनीति में भी ऐसे स्वार्थी तत्व इस प्रकार के आ गए जिनको जब लाभ दिखता है तो समाज को बांटते हैं। बिहार तभी बदलेगा जब इन चीजों से ऊपर उठेंगे। और अभी जो मैंने बात बहुत स्पष्ट की, बिहार की जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं या जो आना चाह रहे हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, उनका आधार एक ही है। कोई बहुत इस तरीके से कर रहा है, कोई उसको दूसरे तरीके से कर रहा है। लेकिन जब तक बिहार में जो जाति धर्म की जो बात, जो आपस में बंटवारा है, जो भेद है, बिहार में जातियां प्राचीन काल में भी थी, लेकिन कभी भी नंद वंश के उदय में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जातिवाद उस प्रकार से संघर्ष रूप में नहीं था। 2028 तक आप चाहते हैं? आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं थी। तो बिहार में प्राचीन काल से हम कर रहे थे, वैशाली में लोग बिना जाति के आधार पर चुने जा रहे थे। तो बिहार में ये परंपरा रही है, उसी परंपरा को हम जीवित करना चाहते हैं। इसको जब तक लोग जागृत नहीं होंगे, यदि हम उसी आधार पर लोग को बांट कर राजनीति करने का प्रयास करें, बिहार कहाँ बदलेगा। इसलिए मैं तो बस एक बड़े प्रयास में लगाऊं, मैं राजनीतिक प्रयास में नहीं लगाऊं, एक सामाजिक चेतना, शैक्षणिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ, और एक बड़ा प्रयास है। जब ये प्रयास होगा तो राजनीति बदलेगी। जिस दिशा में, जिस गति में मैं चल रहा हूँ, मैंने इस अभियान का प्रारंभ 2021 में किया था, और जो लोगों जो जुड़े हैं उनसे मैंने विमर्श करता रहता हूँ। उनसे विमर्श करके जो शक्ति हमारी अभी तक अर्जित हुई है, उसके अनुसार एक लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 2028 तक हम लोग हर पंचायत तक लोगों को जोड़ने में, अध्याय बनाने में सफल हो सकते हैं। ये लक्ष्य करने चल। कुछ लोगों को इस लेट्स इंस्पायर बिहार की मुहिम से दिक्कत भी है क्या? समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार के लोगों को जब मन नहीं, समाज से अगर हम ऊपर उठ जाएं तो जो आपका सेवा का क्षेत्र है, उस सेवा के क्षेत्र में मैं बड़ा स्पष्ट मानता हूँ कि आपके मन में यदि ये स्वार्थ नहीं हो, यदि आप सही कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ समय के लिए कठिनाई होगी। शुरू में लोग पहले आपको उपहास करेंगे, जब देखेंगे कि शक्ति और बढ़ रही है तो हो सकता है आपका विरोध करेंगे। लेकिन जब देखेंगे आप में सच्चाई है, तो जो लोग विरोध करते हैं उपहास करते हैं, वो भी समय के साथ छिन्न भिन्न हो जाएंगे। यदि संकल्प में शक्ति होगी, संकल्प में शुद्धता होगी, संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। और मैं इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। प्रारंभ में जब लेट्स इंस्पायर बिहार में थे तो एक आह्वान के साथ शुरू हुआ था। आज 1 लाख लोग जुड़े हैं, लेकिन मेरा तो लक्ष्य है कि बिहार के हर गांव तक पहुंचना, हर गांव में लोगों को जोड़ना। तो अच्छे लोग बिहार में हर जगह हैं, जो बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और बिहार में जो उद्यमिता की भावना का संचार होगा। हमारे युवा केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित होकर नहीं सोचेंगे, क्योंकि 9 करोड़ लोगों को यदि आप अगले 20 साल में बिहार में रोजगार देना, तो कैसे देंगे? कोई सरकार आ जाए कहे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, कितने लोग दे देंगे? शायद 1%। लेकिन यदि हमारे
केवल 1% लोगों को सरकारी नौकरी मिल भी जाती है तो शेष 99% कहाँ जाएंगे? जी। तो पलायन कहाँ रुकेगा? पलायन तब रुकेगा जब हम अपने लोगों को स्किल्ड बनाते हैं। जी। और स्किल्ड केवल बनाकर छोड़ दिए तो भी उसमें उद्यमिता की भावना, कैसे हम स्टार्टअप लगा सकें, कैसे कोई व्यवसाय कर सकें। आज टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, यहाँ बैठकर हम अमेरिका के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उसके लायक अपने युवाओं को ट्रेन नहीं करेंगे, मार्गदर्शित नहीं करेंगे, तो लेट्स इंस्पायर भी एक सामाजिक प्रयास जिसमें जो लोग अनुभवी हैं, जो सफल हैं, उनके माध्यम से हम लोग इसमें वैसे लोगों को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। अनुभवी लोगों का अनुभव लेकर लोगों को प्रेरित करेंगे। बिहार के ऐसे लोग जो बिहार में हैं वो तो जुड़े ही हैं, लेकिन जो यूएस में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, जर्मनी में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु, सबको लोगों ने जोड़ा है। उसमें जो सक्षम लोग हैं उनके माध्यम से अपने युवाओं को हम मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। प्रयास अभी छोटा है, 1 लाख लोग ही जुड़े हैं। आप सोचिए जैसे करोड़ों लोग जुड़ गए इस अभियान के साथ और गति देने लगे, तो बिहार कैसे नहीं बदलेगी? बिहार में आज़ादी के बाद एक बड़ी समस्या रही पलायन और रोजगार की। आज भी तीज त्योहार, होली, छठ, दीपावली पर भर भर कर ट्रेनें आती हैं, लोग लटक लटक कर आते हैं। बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर दूसरों के जीवन में बहार ला देते हैं, लेकिन बिहार के लोगों के जीवन में कभी बहार नहीं आती है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर बिहार के हर एक इलेक्शन में बिहार के लोगों को ठगा जाता है। बिहार में पलायन कैसे रोका जा सकता है सर? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट हूँ। मैं बचपन में 9th की मैंने बात बताई जब मुझे भी बिहारी बोलकर अपमानित किया गया, और तभी से मेरे मन में संकल्प जगा कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया, और अपने जीवन को सार्थक मैं तभी मानूंगा जब इस शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाऊंगा। इसी प्रयास में लगाऊं। तो बिहार को जब मैं देखता हूँ 3 मंत्र मैंने चुने। शिक्षा, हर बिहारी शिक्षित हो, शिक्षित हो मतलब स्किल्ड भी हो जी। तो शिक्षित और स्किल्ड, समता, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर सोचे, और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, एगलिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उद्यमिता की जो भावना है उसको जन्म देना बिहार में प्राचीन काल से रही है। बिहार ही प्राचीन चंपा की जननी है, जो इसको बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा। उस चंपा से वियतनाम वासी इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपने देश का नाम चंपा रख दिया। दूसरी शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना जाता था। तो ऐसी उद्यमिता हमारे यहाँ प्राचीन काल में थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कितने अलग अलग उद्योगों पर इस पाटलिपुत्र में कर लगता है। तो बताता है कि हमारे अंदर क्षमता थी, संस्कृति थी, उसको हम भूलते चल गए। आज आवश्यकता है कि हर गांव में लोगों को जगाने का, कृषि के क्षेत्र में भी उद्यमिता के साथ कैसे हम नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं, कैसे अलग अलग स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग हार्नेस कर सकते हैं। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एक बड़ा बढ़ता हुआ क्षेत्र है। क्यों ना हम लोग बिहार में एआई के पार्क्स बनाए, हर जिले में ऐसे पार्क्स बनाए, और जो हमारे युवा हैं उनको मोटिवेट करें कि आप एआई में स्पेशलाइजेशन लो। ये सब जानकारी आप सरकार के साथ क्यों नहीं साझा करते? इतनी बेहतर जानकारी आप इस इंटरव्यू में दे रहे हैं, सरकार को आप बताइए कि एआई की पाठशाला होनी चाहिए तो बेहतर होगा। मेरी संकल्पना है जिसको मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, और इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए अभी जिस सेक्टर में अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा दरभंगा में एक सॉफ्टवेयर पार्क खुला है। इसमें अगर हम लोग सोचने लगे, मैं ये कह रहा हूँ कि समाज हमारा जो बिहार के लोग बाहर चले गए, सोचने कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित चीजें बदलेंगे। और मैं यही मानता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इस रूप में नई टेक्नोलॉजीज को हम लोग देख सकते हैं, कृषि क्षेत्र को देख सकते हैं, इन सभी को एक नए तरीके से सोचकर जो हमारी पॉपुलेशन है, जो एक बड़ा चैलेंज है कि 9 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार कैसे देना है, शिक्षित हो जाए, स्किल्ड हो जाए और उद्यमी हो जाए, इस प्रकार के हम लोग प्रयास करें। तो प्रयास शुरू में छोटे होते हैं। जब रोहतास में लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे टूरिस्ट गाइड बनने की, लोग हंसते थे, लेकिन देखिए उस प्रयास का असर क्या हुआ। रोहतास आज मुक्त है उग्रवादियों से। बगहा में जो हम लोग ऐसा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, लोगों को लग रहा था क्यों कर रहे हैं, गन्ना क्यों काट रहे हैं, लेकिन जब चीजें बदली बदल गई। तो बिहार में जो बीज हम लोग बो रहे हैं, आज महिलाओं का एक बड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है गार्गी अध्याय के माध्यम से। महिला उद्यमिता का एक बड़ा कार्यक्रम पटना में हम लोगों ने किया, 700 महिलाएं आई, अलग अलग स्टॉल्स लगे, महिलाओं ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। ये कार्य हम लोग बिहार के हर पंचायत में करना चाह रहे हैं। और महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी, कारगिल की भूमि है, जिस प्राचीन काल में इस भूमि पर एक महिला में क्षमता थी, सबसे बड़े विद्वान को विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती थी। आप सोचिए यदि आज महिलाएं जग गई तो बिहार का परिदृश्य क्या होगा। तो बिहार एक सोया हुआ सिंह है जिसको हम लोग सम्राट अशोक के स्तंभ पर विद्यमान देखते हैं। उस सोए सिंह को जगाना है, जगह तो भारतवर्ष तो क्या पूरे विश्व में उसकी ख्याति पुनः प्रसारित होगी। बेगूसराय में 50,000 लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, पटना में 7,000 महिलाओं को इकट्ठा कर देते हैं। सरकार में बैठे लोगों को इससे दिक्कत नहीं होती है कि अंदर ही अंदर जो है हमारी ही जड़ काट रहे हैं? मैं तो अपना काम कर रहा हूं। 2028 तक विकास वैभव अपना यूनिवर्स तैयार करना चाहते हैं, 29 में चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़वाना भी चाहते हैं युवाओं को। मैं किसी सरकार क्यों विरोध, सरकार के विरोध में थोड़े स्पष्टीकरण में मुझसे पूछा गया था बीच में, मैंने जवाब दिया है।
क्योंकि मैं कोई गलत तो कर नहीं रहा हूँ। संवैधानिक जो अधिकार है, मेरा जो ड्यूटी है, कर्तव्य, वो करता रहा हूँ। ऑल इंडिया सर्विस जो कंडक्ट रूल्स है उसमें आप सोशल चैरिटेबल एक्टिविटी कर सकते हैं, वही कर रहा हूँ। अब कोई नहीं करता, इसमें उसकी इच्छा नहीं होगी, मेरी तो इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि बिहार को बदलते हुए देखूं, मैं करता हूँ, अपना समय देता हूँ जो कुछ और कर सकता था। और इसीलिए जब मेरे मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, आराम से अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, पैसे भी आ रहे हैं, तो मुझे क्या स्वार्थ होगा, आराम से चल सकता हूँ। लेकिन जो मन में भावना है उसकी पूर्ति के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे संतुष्टि मिलती है। एक ध्येय है कि बिहार को बदलना है, ध्येय भी है, विश्वास भी है कि बिहार बदलेगा यदि लोगों ने साथ दिया। लोगों ने साथ दिया, यदि लोगों ने साथ दिया और जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग जुड़े साथ में, कड़ी निश्चित कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी और बिहार बदलेगा। बिहार में वो क्षमता है। जब प्राचीन काल में संसाधन नहीं थे तब हम अखंड भारत के निर्माता थे, तब विश्वविद्यालयों के संस्थापक थे। वेदांत की जननी है, धरती है, जो एक अलग सोच है, अलग दर्शन है। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाते हैं। और आज यदि हम जग गए, संगठित हो गए, तो अच्छे लोग, सज्जन लोग साथ जुड़कर प्रयास करने लगे, जो मंत्र है शिक्षा, समता, उद्यमिता। आप देखिएगा, निश्चित है कि 2047 में किसी बिहार वासी को बिहार के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कब तक लोग बाहर आएंगे? 2047 लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। 2028 तक हर पंचायत में लेट्स इंस्पायर बिहार को स्थापित करने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हर पंचायत में अच्छे लोग, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती। सज्जन लोग हर जाति, हर संप्रदाय, हर मत विचारधारा जो उनकी रही हो उसको भूल कर आगे आए और मिलकर जुड़े, संगठित हो, बिहार को आगे बढ़ाने। लेट्स इंस्पायर बिहार सभी जाति धर्म समूह के लिए है, किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। ये बिहार की दृष्टि है, मेरी दृष्टि नहीं है। इसमें मुस्लिम भी जुड़ सकता है, हिंदू भी जुड़ सकता है, सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़कर योगदान कर रहे हैं। अभी आप नवादा में जो गार्गी पाठशाला प्रारंभ हुई, वो एक मुस्लिम महिला उनके द्वारा चलाया जा रहा है। उसी प्रकार पटना सिटी में भी चल रहा है। तो सभी वर्ग, हर व्यक्ति कोई किसी वर्ग का नहीं है। यदि बिहार को बढ़ना है, कोई वंचित रहेगा तो बिहार बढ़ेगा क्या? चाहे व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, जब तक आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ता तो बिहार कहाँ आगे बढ़ता है? तो हमें हर व्यक्ति, इसीलिए हर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आगे ले जाने के संकल्प के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार आगे बढ़ रही है। आईपीएस लॉबी, आईएएस लॉबी, या जो है जो बुद्धिजीवी समाज के और भी लोग हैं जो प्रशासनिक से, वो भी लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े हैं क्या? अनेक लोग जुड़े हैं सीधे रूप में, अनेक लोग जुड़े हैं अलग, जो डिस्टेंस से जुड़े हैं, देख रहे हैं, चीजों को सराह रहे हैं। डायरेक्ट रूप से बहुत लोग जुड़े हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं, आपको खुद आश्चर्य होगा जब आप पाएंगे कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद मिश्रा बक्सर से चुनाव लड़ते हैं, आईपीएस होते हैं। इसके बाद मैंने उनको देखा कि प्रशांत किशोर के साथ जो है बापू सभागार में उन्होंने कुर्सी साझा किया हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा जो है प्रशांत किशोर जी से मिलती है। आप भी आईपीएस हैं, प्रशांत किशोर भी बिहार बदलना चाहते हैं। मैं इस सवाल पर फिर आना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर बिहार बदलना चाहते हैं, आप भी। ऐसा तो नहीं है कि आईपीएस विकास वैभव भी सर जो है उनके साथ सम्मिलित होकर बिहार बदलने चाहिए? मैं निमित्त मात्र हूँ, यात्री हूँ, बिहार की दृष्टि को लेकर चल रहा हूँ, वेदांत की दृष्टि को लेकर चल रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि जिस दृष्टि को लेकर जब चलेंगे निश्चित बिहार बदलेगा। यात्री मन क्या है? राजनीतिक स्वार्थ मेरा है नहीं, राजनीति से बड़े कार्य मैं कर रहा हूँ। राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए, मानता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि निस्वार्थ ईमानदार लोग जब आएंगे चीजें बदलेंगी। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा, अपनी सोच है, तो अपनी सोच के सभी स्वतंत्र हैं, जो कहना चाहते हैं कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं जो कर रहा हूँ, मैं कोई अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, बिहार की उसी मूल भावना को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ हर बिहार वासी में। और लोग इसको इस रूप में ले कि मेरी सोच नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ ये बिहार के 14 करोड़ लोगों की सोच है, बिहार के पूर्वजों की सोच है, बिहार के धरती की सोच है, जो उस काल में बिहार को अग्रणी दे गई। इस सोच को लेकर आप चलेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा। सर, प्रशांत किशोर से बात नहीं होती आपकी? फोन नहीं आता है कभी? देखिए, मैंने कहा अपनी गति में चल रहा हूँ, अपना प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, जो जुड़े उनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ मिलकर चल रहा हूँ। यात्री मन क्या है? यात्री मन तो यात्री है। मन तो आपका एक जगह स्थिर कहाँ रहता है? स्थिर मन को रखना एक संकल्प के साथ, एक प्रयास के साथ, उसको हम योग कह सकते हैं। इसको मन को, जब मन यात्रा करता है तो बहुत सारी चीजों को चिंतन करता है, सोचता है, उसमें जो भाव आते हैं वही यात्री मन है। यात्री मन, मैंने इस हैशटैग को यूज करना शुरू किया था जब भागलपुर का डीआईजी हुआ करता था, और मुंगेर का भी था। उस समय पटना से अक्सर यात्राएं करता, और वही एक समय होता था जब थोड़ा मन शांत रहता और चिंतन कर पाता था। जो भाव उस समय आते थे उसको मैंने इस हैशटैग के साथ शुरू किया। लगने लगा कि जो अपनी परिकल्पना में करता हूँ यात्री के रूप में, कहीं ना कहीं जो मेरा मन है वो क्या कहता है, इस भाव को मैं समाज के साथ साझा करता हूँ। कांग्रेस के एक जो है नेता थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे अशोक चौधरी जी, वो आपको एक बार फोन करते हैं, कहते हैं संगठन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना है। उस कहानी के बारे में कुछ बताएंगे? आपने उनकी बात भी नहीं मानी थी, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर भी बातें आपने नहीं मानी। देखिए, ऐसा है, मैंने बार बार कहा, विवाद से मैं दूर रहना चाहता हूँ और किसी व्यक्ति विशेष का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। स्पष्ट रूप से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी
करता रहा हूँ, करा हूँ आज तक, तो उसमें एक ही संदेश रहा है कि जो सही है वही करना है, जो गलत है नहीं करना है, और बी फर्म बट पोलाइट, बस यही शुरू से मेरा रहा है। आपसे जुड़ने के लिए यानी लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना होगा? क्या खूबियां होनी चाहिए लोगों के बहुत अंदर? साधारण है। आप जो भी व्यक्ति बिहार को कुछ देना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखना चाहते हैं, आप लेट्स इंस्पायर बिहार आप टाइप करेंगे गूगल में, अनेक माध्यम है जो आपको जोड़ देंगे। नहीं, कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं है हर जिले में, कोई ऐसा जो है बूथ अध्यक्ष नहीं है कि उससे जुड़ कर जाइए? संगठन के रूप में आज निर्माण हो चुका है, जिसमें हर जिले में कुछ, जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर, अध्यक्ष कोई नहीं है, कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो अलग अलग जिले में लोग अलग अलग जिलों में भी हैं। बेगूसराय जिले में लगभग हर ब्लॉक में और कुछ अनेक पंचायतों में भी कोऑर्डिनेटर्स बन चुके हैं। लोग स्वेच्छा से अपना दायित्व स्वतः ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। इस रूप में बिहार में हम लोग हर पंचायत तक 2028 तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें अनेक दायित्वों को उन्होंने चिन्हित किया, उस पर लोग ग्रहण करके बिहार में योगदान कर रहे हैं। चलिए मित्रों, हमारे साथ आईपीएस विकास वैभव सर थे, हमने इनसे तमाम विषयों पर बात किया। जाति का फैक्टर सर बिहार में क्या रोल है? जाति का फैक्टर, जात फैक्टर क्या है? जाति का जो भेद है बिहार में बड़ा प्रबल है, और यही समस्या को लेकर जब मैंने चिंतन किया, चिंता होती है कि इतना बुद्धिजीवी समाज होने के बाद भी आज भी लोग जात में बटे हुए। तभी तो बिहार को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आज यदि आप देखें जो समस्या है, बिहार के 10 लोग भी यदि आसपास बैठते हैं तो पहला विचार उनके मन में यही आता है कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय का, उसके अनुसार तय करते हैं कि मेरा इससे मेरी मित्रता कैसा होनी चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और ये सच्चाई है। लेकिन जब तक इससे ऊपर हम नहीं उठते तो बिहार नहीं बदलता। इसलिए प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार कि मिलकर इन भावों से ऊपर उठकर बिहार की ही भावना का स्मरण करें कि बिहार पहले कैसा था, और आज उसको हम लोग पुनः जब धारण करेंगे निश्चित बिहार बदलेगा। पांडव स्थान की घटना ने जो है ये मन में इच्छा जगाई कि आईपीएस यानी सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। जब 9वीं में आप पढ़ते थे तो बिहारी किसी ने कह दिया, किसी स्टूडेंट ने, तो बिहार को बदलने का जो है जज्बा आया वहां से, और इसके बाद फिर जीवन की शुरुआत होती है, और अंततः लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से बिहार के 14 करोड़ लोगों को बदलने का सर्रे ध्येय ले लिया है। और कहते हैं कि बिहार के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, पूरा जीवन समर्पित है। अब ये जो ध्येय है ये कब अध्याय में परिवर्तित होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सर मुहिम चला रहे हैं उस मुहिम से हमको लगता है कि बिहार के युवाओं को सच में जुड़ना चाहिए। और जब बिहार के युवा जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर बिहार के बारे में एक दिन जरूर बदलेगा, और जो विकासशील बिहार है वो विकसित बिहार में जरूर तब्दील होगा। सर, इतना कीमती समय देने के लिए, इन तमाम विषयों पर, बिंदुओं पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।